नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें मगध का उत्कर्ष पढ़ना है। मगध का उत्कर्ष पढ़ने का मतलब, हम जब महाजनपद काल पढ़ा रहे थे तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद आपका मगध था। हमने बाकी 15 पर काफ़ी डिस्कस किया था और काफ़ी लंबा, जितना उसके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होता है वो हमने वहाँ पढ़ाया था। मगध को हमने केवल राजधानी पढ़ाने के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ हमें मगध को बड़ा डेप्थ में उसको अध्ययन करना है। तो शुरुआत में देखा जाए तो उन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद जो थे बड़े शक्तिशाली थे। उनमें हम पहला नाम मगध का लेंगे, दूसरा अवंती, तीसरा वत्स और चौथा कौशल का नाम लेंगे। इन सब की हमने राजधानियां, इनसे संबंधित तथ्य आपको महाजनपद काल के वीडियो में पूरा पढ़ाया हुआ है। और ये सब हमने बेसिक जितना भी इसके बारे में था महाजनपद काल के में पढ़ाया। तो मगध का उत्कर्ष 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली या शक्ति या केंद्र के रूप में जो विकसित होता है वो आपका मगध हमें देखने को मिलता है। कुछ जब मगध देखने को मिल रहा है तो उसकी कुछ वजह भी होंगी। वजह क्या है? वजह ये है कि वहाँ की आर्थिक कारण, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के राजनीतिक कारण। अब जैसे आर्थिक कारण से हम समझे उसका तात्पर्य कि जो मगध की स्थिति है वो गंगा उसकी सहायक नदियों के मध्य स्थित है, जिससे क्या हो रहा है, अब नदियाँ हैं तो वहाँ जड़ोल मृदा लेकर आएंगे तो कृषि का उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन हो जाएगा। यानी जिस खेत से 5 बोरा हो रहा है वहाँ 50 बोरा होने लगा है, तो जिसको अतिरिक्त उत्पादन कहते हैं, आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होना, पहली वजह। अब कोई भी आदमी संपन्न तभी होता है या कोई भी राज्य होता है जब उसके पास क्या हो, आय के स्रोत हों, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एक वजह हुई। दूसरा, वहीं लोहे की खानें हों। लोहे की खानों से क्या हुआ है, लोहे की खानों से लोहे या कृषि यंत्र बने, यानी हल वगैरह बने। लोहे से अंदर तक डेप्थ खुदाई हुई, जिससे ज़्यादा गहरी जुताई होने के कारण भी कृषि का क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। लोहे की वजह से क्या हुए, तलवार, कवच, यानी जितने भी सैन्य प्रशासन संबंधी उपकरण होते हैं वो सब लोहे से बनते हैं, मजबूत होता है लोहा, तो लोहा भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिला। एक ये भी वजह है क्योंकि युद्ध होना है, रथ बन रहा है, सब में लोहे की आवश्यकता है। और जंगल है तो पर्याप्त लकड़ियाँ भी हैं यहाँ, और साथ साथ हाथी भी हैं, युद्धों में हाथियों की खूब आवश्यकता होती है, आपने देखा है सब। इसके साथ साथ यहाँ तांबा भी था। तो कुल मिला के हम देखें तो आर्थिक स्थिति कैसी यहाँ की, मजबूत है। एक और, सब किसी भी राज्य को यदि ताकतवर बनना है तो आपने यदि देखा कि ब्रिटेन ही क्यों सबसे ताकतवर बना, क्योंकि उसका जो ब्रिटेन की स्थिति है वो समुद्र के यानी यूरोप से मिल भी जाती है और दूर भी है, यानी चारों तरफ पानी भी से सुरक्षा घेरा है, और पास आने के लिए उसके पास इंग्लिश चैनल के थ्रू वो यूरोप में प्रवेश कर जाता है। तो जिस भी जगह या जिस राजधानी में सुरक्षा बढ़िया होगी वहाँ उत्पादन हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो राजधानी बनी, राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो यहाँ सुरक्षा यहाँ देखने को मिली आपको। दूसरी राजधानी यहाँ पाटलिपुत्र बनी, तो वो नदियों के संगम की यानी संगम पर बनी, यानी जल दुर्ग बना। ठीक है, तो ये दो तो आपको यहाँ फीचर्स देखने को मिल गए, यानी भौगोलिक स्थिति की वजह से। फिर राजनीतिक स्थिति में देखा गया, यहाँ कई नीतियाँ चलाई गई, जैसे यहाँ वैवाहिक नीति चलाई गई, यहाँ मित्र नीति चलाई गई, यहाँ कूटनीति का प्रयोग हुआ गया, और यहाँ एक से बढ़कर एक योग्य शासक यहाँ देखने को मिले। ठीक है, और जो अवंती है, अवंती मध्य प्रदेश के मालवा में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश के पश्चिम में देखने को मिलता है। यहाँ भी आपकी ब्लैक सॉइल है और बढ़िया क्लाइमेट है, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, और प्रोडक्शन भी बढ़िया है, लोहे की खानें भी बहुत ज़्यादा, परंतु सुरक्षा प्राचीर कोई ऐसी घिरा हुआ नहीं है। तो एक इन 16 महाजनपदों में जो सबसे लंबे समय तक संघर्ष किया है तो वो अवंती महाजनपद ने किया है। वहाँ भी योग्य शासक चंड प्रघोष जैसे रहे, परंतु लगातार नहीं रहे, जैसे मगध में एक से बढ़कर एक आते रहे उत्तराधिकारी। तो अवंती में प्रश्न बनता है कभी एमपी में, आपको उसको जब उसको एनालिसिस करेंगे क्रिटिकल कि अवंती और मगध में क्या कारण रहे कि अवंती नहीं जीत पाया, तो उसके एक ये कारण भी है कि निरंतर महत्वाकांक्षी या योग्य शासकों का अभाव रहा, वहाँ सुरक्षा प्राचीर का भी अभाव रहा, बाकी सेम चीज़ें मिल रही थी, हाथी जंगल वहाँ सब मिल रहा था। ठीक है, उन पर हम कभी चर्चा करेंगे जब एमपी की हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। फिर हम बस पर आते हैं, तो बस का भी आपने देखा है, कौशंबी इसकी राजधानी बनती है, उद्यान वहाँ का शासक होता है, और अवंती का भी कब्जा एक समय वश पर रहता है। कौशल के बारे में भी हमने काफ़ी बताया है। कौशल में कंस नामक एक शासक आया जिसने काशी पर अधिकार किया, और उसके 2 पुत्र थे, महाकौश, एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्र आपके प्रसन्नजीत हो गए, वो पुत्री आपकी महाकौशला हो गई। इन सब के बारे में भी हम पूरा इसको कनेक्ट करके बताएंगे, और हमने वहाँ बताया भी हुआ है। तो अब हम, क्योंकि अब कुछ आपको फैक्ट्स बोर्ड पर देंगे, उसके साथ साथ ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यदि हम ऐसा पढ़ाने पर बैठ गए तो पूरा लेक्चर हो जाएगा और वो मुखात लेक्चर हो जाएगा, फिर नोट्स नहीं आपको प्रोवाइड हो पाएंगे। तो क्योंकि हम पीडीएफ नहीं देते हैं, हम बोर्ड पर ही आपको जितना इंपॉर्टेंट होता है वही देते हैं, अनावश्यक मेहनत करने का कोई
मौजूद नहीं है। आप उसके लिए कोई भी बुक्स पढ़ते रहें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक, तो हम अब बोर्ड पर कुछ फैक्ट्स देंगे, उसके साथ साथ ही हम उसको आप क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अब आपने देखा हेडिंग क्या डली हुई है, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मगध का उत्कर्ष तो देख रहे हैं, पर मगध को हमने कब पढ़ाया था, जब महाजनपद काल पढ़ा रहे थे। तो लिखेंगे महाजनपद काल में, लिखेंगे, अब कुछ लिखना भी तो है आपको नोट्स के रूप में, लिखेंगे महाजनपद काल में। अब कब है महाजनपद काल, हमने आपको वहां बताया हुआ है, यदि आपको याद हो तो पता होगा 600 BC से लेकर हम 400 BC के मध्य की बात यहां करना चाह रहे हैं। ठीक, तो महाजनपद काल में, कंटिन्यू में है सेंटेंस, चार प्रमुख महाजनपद का उदय हुआ है। तो 16, परंतु चार के कौन से वहां महत्वपूर्ण है, तो वो चार कौन से हैं उनको हम एक एक करके यहां आपको बताते हैं। पहला आप जानते हैं मगध, दूसरा ये देखा जाए तो अवंती है, और तीसरा हम समझें तो आपका वत्स है, और चौथा हम देखें तो कौशल हुआ। तो ये चार, काशी भी था कुछ समय शुरुआत, प्रारंभिक में काशी भी था, परंतु आप चार समझे यहाँ, चाहो तो लिखने को आप काशी भी यहाँ लिख सकते। चार तो प्रमुख थे, परंतु पूरा सेंटेंस ही लिख दे रहे जो आपको जितना आवश्यक है केवल, परंतु कालांतर में मगध ही शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ठीक, अब क्यों हुआ, इसके बाद हम देखेंगे मगध के उत्कर्ष के होने के कारण। परंतु उसके पहले आपको एक बार हम मैप में इसकी लोकेशन क्लियर करने का प्रयास करें, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि कहां कौन था। ठीक, अब आप देखें, ये हम बनाते हैं बड़ा सा मगध, क्योंकि सबसे बड़ा जनपद या मगध ही शक्ति केंद्र के रूप में देखा गया, मगध। और इसके बाद हमें दूसरा बताया था आपको अवंती। अवंती आपको पता है मध्य प्रदेश के कहाँ है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यानी ये कौन सी लोकेशन हो गई, ये आपका हो गया अवंती। ठीक, और यहां हो गया आपका वत्स, जो कि इलाहाबाद कौशंबी के पास है, और यहां हो गया आपका कौशल। ये हो गए आपके चार महाजनपद, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेगा मतलब इन दोनों से लिंक करके उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये चार उस समय यानी 600 से 400 BC के मध्य चार प्रमुख महाजनपद थे, जिनमें कालांतर में सबसे सक्रिय केंद्र के रूप में कौन उभर कर आया, तो वो आया है आपका मगध। क्लियर, चलो अब आया है तो उसके कुछ कारण होंगे, तो अगला हम क्या लिखेंगे, मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण। क्या लिखा जाएगा यहां, मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण। प्रमुख कारण में हम पहला कारण समझने वाले हैं यहां आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भी हम पहला पॉइंट देखेंगे। देखो, मगध की जो स्थिति आपको दिख रही है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के मध्य स्थित है। इससे क्या होगा, अभी हमने बताया कि नदियां क्या लाती है अपने साथ, जलोढ़ मृदा लेकर आती हैं, और वो जलोढ़ मृदा क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि वो उदासीन मृदा होती है, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो वहाँ अतिरिक्त उत्पादन हो देखने को मिल रहा है। तो जब आवश्यकता से अधिक आपके पास फसल आ रही है, तो आपका क्या होगा, शक्तिशाली बनाने में काम आएगी। आप फौज रख पाएंगे, सेना रख पाएंगे, और भी अन्य उपकरण खरीद पाएंगे। यानी किसी भी राष्ट्र का या मजबूत होने के लिए उसके आर्थिक संसाधन क्या होना चाहिए,
ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ आपको कृषि देखने को मिल रहा है। यही लोहे की खाने हैं। लोहे से क्या हो रहा है, लोहे से आपके हल औजार बन रहे हैं, गहरी जुताई हो रही है, जिससे भी क्या हो रहा है, अतरे उत्पादन हो रहा है। और लोहे से क्या हो रहा है, रथ बन रहे हैं, तलवार बन रहे हैं, भाला बन रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार के आयुध बन रहे हैं जो युद्ध में काम आ रहे हैं। राजा का सुरक्षा कवच बन रहा है ना। तो लोहे से क्या हुआ, सेना शक्तिशाली हो गई, तो किसी भी राज्य पर यदि हमला होता है तो वो शक्तिशाली भी हो गई। इसके साथ साथ यहाँ जंगल है तो लकड़ियाँ भी पर्याप्त हैं आपको, और जैसे रथ वगैरह बनाने में, महल बनाने में, और बहुत सारी चीज़ों को बनाने में। और क्या देखने को मिल रहा है आपको, और आपको यहाँ एक चीज़ और समझने को देखने को मिल रही है कि यहाँ तांबा की वैदिकता है, और जंगल के साथ साथ यहाँ हाथी भी है। और हाथी है, इसका अर्थ ये है कि युद्ध में हाथियों की कितनी आवश्यकता होती है आपने देखा है। तो यहाँ हाथियों की पर्याप्त मात्रा है। तो ये क्या हो गए, ये सब आर्थिक कारणों में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं एक करके। अभी हमने क्या लिखा, आर्थिक कारण हम दूसरे पेन से लिखते हैं। गंगा व उसकी सहायक नदियों के मध्य स्थित होना, स्थित होना। अब इससे क्या होगा, स्थित होने से क्या होगा, कूलर चला दो। स्थित होना से क्या होगा, ये गंगा इसकी सहायक नदियों से क्या होगा, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ कृषि का अतरे उत्पादन देखने को मिलेगा। कृषि का अतरे उत्पादन होगा। अतरे उत्पादन का मतलब आवश्यकता से अधिक क्या होगा, आपकी फसल होगी। एक पहला आपने रीजन देख लिया। दूसरा रीजन सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है, लोहे की अधिकता या लोहे की खानों का होना। तो लिखेंगे आप लोहे की खानों का होना। ठीक है, लोहे की खानों से होना है, हल बन रहे हैं, सेना के लिए आयुध बन रहे हैं, तलवारें बन रही, भाला बन रहा है, रथ बन रहे हैं, और राजा के सुरक्षा कवच बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही हैं जो आप समझ पा रहे हैं। इनको चाहो तो अपने कोड वर्ड्स में कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद हाथी व जंगल का पर्याप्त मात्रा में होना, एक ये भी वजह हो गई। और अगली वजह है तांबा की खाने भी यहाँ हैं। ठीक, तो ये सब क्या देखने को मिले हैं, ये आपको आर्थिक कारण देखने को मिले हैं मगध के। ठीक, अब दूसरा लिखते हैं भौगोलिक स्थिति। ये सब रीजन जो है, यही रीजन क्या है, मगध के उत्कर्ष के कारणों में शामिल किए जाते हैं, मगध के उत्कर्ष में किए जाते हैं। अब हम अगला रीजन लिखेंगे भौगोलिक कारण। ये क्लियर हो गया, आप इसकी शॉट लें। दूसरा रीजन है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में क्या देखेंगे, जहां मगध की राजधानी आपने देखी, शुरुआती राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र, बाद में वैशाली बनी है। तो जो राजधानियां हुई हैं वो भी क्या हुई हैं, सुरक्षा प्राचीर से गुरी है। जैसे हमने ब्रिटेन की स्थिति बताई है कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उस पर वहाँ शांति रहती है, इसलिए वहाँ आपको औद्योगिक क्रांति देखने को मिली। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या देख, आपकी राजधानी कैसी है, सुरक्षित है। ठीक है, तो लिखेंगे मगध की राजधानी राजगृह, या उसको ग्रीवरेज भी कहा गया है। देखेंगे मगध की राजधानी राजगृह या ग्रीवेज है, या मगध की प्रारंभिक राजधानी कह लें आप, शुरुआत में यही थी। अब ये जो है, इससे क्या हुआ साहब, भौगोलिक स्थिति आपने तो ये बता दी कि राजधानी राजगृह या ग्रीवरेज, इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जहां इसकी लोकेशन है वो कहां है, तो लिख लेंगे आप 5 पहाड़ियों से घिरा है।
मतलब इस राजधानी के चारों तरफ क्या है, 5 पहाड़ियां हैं, जिससे इसकी सुरक्षा प्राचीर बन गई है। ठीक, यही होना चाहिए किसी भी राजधानी के लिए। और इसके बाद आपने दूसरी राजधानी देखी पाटलिपुत्र, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्र जो दूसरी राजधानी बनी, तो लिखेंगे दूसरी राजधानी। अब इन राजधानियों पर प्रश्न आते हैं, इसको भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रश्न बनते हैं राजधानियों से। दूसरी राजधानी क्या देखने को मिली आपको, पाटलिपुत्र देखने को मिली। ठीक है, और पाटलिपुत्र जो राजधानी है वो कहाँ मिली आपको, गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर है। तो लिखेंगे आप गंगा, गंडक और सोन नदी या सोन नदियों के संगम पर स्थित थी, संगम पर स्थित। ठीक, और संगम पर स्थित क्या है, एक जल दुर्ग बना था, एक जल दुर्ग किला बना था, एक जल दुर्ग का निर्माण कराया गया था, या जल दुर्ग का निर्माण कराया गया था। ठीक है, निर्माण करवाया गया था। ठीक, तो ये अब ये क्या है, ये राजधानियां सुरक्षित है तो बाहरी दुश्मनों का आक्रमण या उनका खतरा भी टल जाता है। ठीक है, अब स्थिति कैसी थी यहाँ आपको समझना हो तो ये गंगा जा रही है। ठीक है, और यहीं आके क्या मिल रही है आपकी, ये गंगा हो गई आना, ये आपकी सोन हो गई, और यहाँ कहाँ है, मगध है, या मगध नहीं सॉरी, यहाँ एक जल दुर्ग है या पाटलिपुत्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ भी एक रिवर है आपकी, और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ नीचे आपको विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही। तो जल दुर्ग के रूप में यहाँ बना हुआ था एक्चुअली में ये। ठीक है, यहाँ इसकी लोकेशन थी, समझ गए आप। बस अब हम देखेंगे ये जल दुर्ग बना है, पाटलिपुत्र नदियों पर इनका कब्जा होने से इनको क्या फायदे होते होंगे, तो इसको हम आपको नोट में लिखाते हैं। मान लो हमारा नदियों पर अधिपत्य है, या हमारी जो राजधानी जो बनी हुई है वो कहाँ है, नदियों पर है, वो या जल दुर्ग बना है। तो एक तो हमें यातायात सुगम हो गया, दूसरा हमें यदि कहीं विद्रोह हो रहा है और सैन्य कार्रवाई करनी पड़ रही है तो भी पानी के, जहाँ नदी के सहारे, नहरों के सहारे कहाँ पहुँच जा रहे हैं, हम जल्दी पहुँच जा रहे हैं। भाई पैदल जाने में समय लगता है, हम सीधे नदियों के थ्रू पहुँच रहे हैं तो हमें क्विक एक्शन सेना कर पा रही है। और व्यापार वाणिज्य भी क्या हो रहा है, सुलभ हो रहा है, और यातायात भी क्या हो रहा है, सुलभ हो रहा है। तो ये भी तो सब फायदे ही है। मान लो किसी जगह विद्रोह हो रहा है और यहाँ सेना जहाज पर बैठती नदियों से तुरंत पहुँच जाती है, कोई पहुँच जा रही उस जमाने में, वैसे आपको चक्कर लगा के आओ। तो ये भी क्या है, ये भी इसके एक फायदे हैं। तो लिखेंगे नदी जल मार्ग पर अधिपत्य होने की वजह से, नोट में लिख लेंगे आप। ये सब आपको मेंस में जब प्रश्न आते हैं तब तो आपको ये सब कंसेप्ट क्या आते हैं, वहाँ काम आते हैं लिखने के लिए। नोट में लिखेंगे नदी जल मार्ग पर अधिपत्य होने के कारण, नदी जल मार्ग पर अधिपत्य होने के कारण क्या हुआ। अब देखो कारण में क्या होगा, आप यही लिख लो, आप यातायात कैसा होगा, सुलभ होगा, सुलभ होगा। दूसरा क्या देखा आपने, व्यापार वाणिज्य आसान हुआ, या व्यापार वाणिज्य कैसा होगा, व्यापार वाणिज्य या व्यापार परिवहन, व्यापार परिवहन कैसा होगा, आसान होगा, सुगम होगा। तीसरा कहीं विद्रोह हो रहा है तो सैन्य संचालन भी क्या होगा, आसान, तुरंत सेना पहुंच जाती है। लिखेंगे आप सैन्य संचालन, सैन्य संचालन क्या होगा, आसान होगा, या उसको लिख सकते हैं अपन, हाँ आसानी लिखें सरल भाषा में, सैन्य संचालन आसान होगा। ये क्या समझे आपने, ये फैक्ट्स, ये आपने देखा कि पाटलिपुत्र राजधानी बनने से ये फायदा हुआ, यानी नदी जल मार्ग पर अधिपत्य होने की वजह से ये इनको क्या हो रहे हैं, फायदे हो रहे हैं। अब तीसरा लिखेंगे आप राजनीतिक कारण, जिसमें योग्य व महत्वाकांक्षी शासकों का निरंतर होना और विभिन्न प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग करना। उनको भी हम यहाँ एक एक कर देखते हैं। प्रमुख कारण में अब तीसरा हम लिखेंगे रीजन, कई बार यही कारण पूछ लेते हैं मेंस वगैरह में, आप यदि क्लियर है कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे राजनीतिक कारण,
राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या, अच्छा अब ये भी समझ रहे हैं इसके साथ साथ कि राजनीति में हमें क्या लिखना है, हमें ठीक है, तो लिखेंगे पहला कारण तो राजनीतिक में क्या है, योग व महत्वाकांक्षी शासकों की निरंतरता, एक से बढ़कर एक शासक आते थे। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, योग, क्या लिखेंगे अपन, योग व महत्वाकांक्षी, योग व महत्वाकांक्षी, योग व महत्वाकांक्षी शासकों का निरंतरता रहना, निरंतरता होना। ठीक, तो महत्वाकांक्षी शासकों का मतलब एक से बढ़कर एक शासक आना, जबकि उज्जैन में क्या हो रहा है, अवंती में क्या हो रहा है, एक शासक के बाद अगला शासक अच्छा उपयोग नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये भी वजह क्या होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अगला देखेंगे हम, अगला जो कारण है, अगला कारण आप समझेंगे विभिन्न प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग। तो लिखेंगे विभिन्न प्रकार की कूटनीति या कूटनीतियों का प्रयोग। जैसे पहली नीति हम देखें, कौन कौन सी कूटनीति का उपयोग किया, उन्होंने वैवाहिक नीति का उपयोग किया। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे, कौन कौन से शासकों ने वैवाहिक कूटनीति, अभी तो आप केवल नाम लिख लें, कूटनीति। ठीक है, आप देखेंगे बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाई हुई थी, सबके बारे में बताएंगे हम। ठीक है, अभी आप लिख बल्ले, क्योंकि अभी यहाँ डिस्कस करेंगे तो समय बर्बाद होता है। वैवाहिक कूटनीति के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कूटनीतिक मित्रता की, कूटनीतिक मित्रता की, और आक्रामक नीति भी रखी। तो लिखेंगे आक्रामक युद्ध नीति, आक्रामक, राइटिंग अच्छी ना हो तो आप अपने हिसाब से सही लिख लें, क्योंकि हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं सही। आक्रामक युद्ध नीति रही इनकी। बताएंगे इन्होंने आक्रामक युद्ध नीति से अंग पर क्या किया था, हमला कर दिया था, अंग को अपने में मिला लिया था, है ना। मित्रता वाली नीति में देखेंगे कि जब आपके अवंती के चंड प्रगोद बीमार होते हैं, उन्हें पीलिया नामक रोग हो जाता है, पांडु नामक रोग हो जाता है, तो ये अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजते हैं, ये भेजते हैं अवंती के शासक के पास, जिससे क्या हो गई, ये मित्रता वाली नीयत हो गई। वहीं आपको याद हो पुष्पसारण करके जो गंधार का शासक था, जिन्होंने अवंती के शासक को हराया था, वहाँ ये अपना दूध मंडल भेजते हैं। तो ये मित्रता वाली भी देख रहे हो। विवाह की दिखाएंगे अभी हम, बिंबिसार ने लक्ष्मी नरेश चेटक की पुत्री से विवाह किया है। उन्होंने आपकी कौशल नरेश प्रसन्नजीत की क्या कहते हैं बहन महाकौशला से शादी की है। वहीं उन्होंने मध्य देश के किससे, क्षेमा से शादी की है। तो उन्होंने क्या किया है, वैवाहिक नीतियों का भी प्रयोग किया है। आक्रामक नीति के अंदर उन्होंने अंग को मिलाया है, और मित्रता वाली नीति से उन्होंने अवंती और आपके गंधार के शासकों से औपचारिकता की है। तो यहाँ इन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ हुआ इनके दरबार में, राज्य में क्या होंगे, कूटनीतिक होंगे। उनके भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मगध में कौन कौन से कूटनीतिकार हैं। तो वहाँ आप लिखेंगे नाम, अभी नोट में लिखा दे रहे। ये तो हो गया आपका राजनीतिक। नोट में लिखेंगे आप कूटनीतिक की उपलब्धता थी, जैसे सुनिधि थे, वहाँ दीर्घ चारक थे, और वत्सकार आपके अजातशत्रु के समय आ गए थे। तो इनके बारे में लिखेंगे हम। यही राजनीतिक के बारे में हम एक नोट लिखाएंगे। नोट कह लें या जनरल पॉइंट भी कह सो उसका, चाहो तो नोट में लिखना हो तो नोट में लिख लो, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा कूटनीति का उपयोग हो रहा है, इसका आशा है कि यहाँ जो क्या होंगे, कूटनीतिकों की यहाँ उपलब्धता होगी। तो लिखेंगे कूटनीतिज्ञों की उपलब्धता थी। जैसे कौन कौन से थे पहले, अभी हमने कौन सा बताया आपको, हमने बताया है सुनिधि हो गया। दूसरा हमने दीर्घचारक बताया, और तीसरा आपके हो गए वास्कार, इन्होंने बज्जी संघ में क्या की थी, फूट डाली थी। तो ये सब क्या होगा, यहाँ आपको कूटनीतिकार हो गए। और सैन्य शक्ति सर्वोच्चता पर विश्वास था, यानी मगध को अपनी सेना पर क्या था, विश्वास था। इसको भी आप राजनीतिक पॉइंट में एक पॉइंट डाल सकते हैं। अब हमने राजनीतिक कारण, हमने आर्थिक कारण, हमने भौगोलिक कारण देखे मगध के उत्कर्ष के संबंध में। अब हम देखेंगे
मगध में पहला वंश कौन आया, फिर दूसरा वंश कौन आया, ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये सब भूमिका बनाकर ही आपके पास आए थे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न कमेंट के जरिए। अब हम क्यों लिखते हैं मगध का उत्कर्ष में प्रथम वंश लिखते हैं, या जो पहला शासक कह लें इस वंश का हुआ है उसका नाम है आपका बृहदत्त वंश। बृहदत्त, बृहदत्त नहीं बृहदर्थ है, ठीक। प्रश्न बनता है हर एक वंश के पहले ये वंश था, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। मगध का प्रथम शासक था ये बृहदत्त, इसी के नाम पर ये वंश भी बन गया। तो लिखेंगे आप मगध का प्रथम शासक, मगध का प्रथम शासक कौन था, बृहदत्त वंश, यानी इसी के नाम पर ही क्या हो गया, ये वंश भी चालू हो गया, इसलिए बोलते हैं इसको बृहदत्त वंश। जरा की लगा ले, बृहदत्त वंश। दूसरा, इसका उल्लेख महाभारत व पुराणों में क्या है, मिलता है। तो दूसरा पॉइंट लिखें, इसका उल्लेख, इसका उल्लेख महाभारत व पुराणों में मिलता है, ठीक। अब कहाँ मिलता है, इसके लिए आपको एक नोट लिखना होगा। आपको यदि आपने टेलीविजन पे जो महाभारत एपिसोड डाला था, पुरानी वाली महाभारत आपने देखा हो, तो बृहदत्त का पुत्र था जरासंध, और वो एक पराक्रमी शासक था, और उसकी हत्या एक मल्ल युद्ध हुआ था भीम के साथ। और जब श्री कृष्ण ने उसको इशारे दिया, भीम को सिग्नल दिया कि इसको उल्टा फेंका जाए, तो चीर कर तब ये इसकी क्या होती है, हत्या होती है। तो आप देखेंगे श्री कृष्ण के निर्देश में भीम ने इसको मारा था। यदि पुरानी वाली आप महाभारत देखते हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपने कौन बने करोड़पति और कई एग्जामों में आपने वो प्रश्न देखे हैं। तो लिखेंगे बृहदत्त का पुत्र, बृहदत्त का पुत्र, इसका नाम था जरासंध, ठीक है। जरासंध एक पराक्रमी शासक था, एक पराक्रमी शासक था, ठीक है। ये 100 राजाओं, उसमें शायद ऐसी कहानी है कि उसमें ये 100 राजाओं को बंदी किए था अपने यहाँ 99 का, और उन 100 को फिर क्या करता, वो बलि चढ़ाता उनकी। उसको एक कम पड़ रहा था तो भीम वहाँ लड़ने पहुंचे। शिव भक्त था, और आपने देखा हो सीरियल, तो शिव भक्त था, और जब वो पूजा करता था तो बाहर जो मांगता था सबको देता था। तो उन्होंने एक भेष बनाया था ब्राह्मणों का, और भिक्षा के रूप में मांगा था कि हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने मारा था, श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने मारा था। तो यदि कई बार यदि प्रश्न बनता है कि मगध का पहला शासक कौन था, तो बृहदत्त था। इसका उल्लेख महाभारत व पुराणों में मिलता है, और इसका एक पुत्र जरासंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये हो गए पहले। अब आते हैं हम दूसरे। दूसरा था आपका हर्यक वंश, जिसको आप बहुत अच्छे से कई बार आपने सुना होगा। अब इसको भी हम रख कर दे रहे हैं। क्या है दूसरा, कौन सा वंश है आपका, हर्यक वंश है। इसको, इस वंश का एक अन्य नाम है पित्तहंता वंश भी कहते हैं। तो लिखेंगे पित्तहंता वंश, ठीक। कितने समय तक रहा, इसको भी आप लिख लें। पूरा हर्यक वंश की हम बात करेंगे तो 544 बीसी से लेकर ये आपके 412 बीसी के मध्य हमें इनको देखने को मिलता है आपको, ठीक। अब यहाँ पहले शासक कौन हुए, वो हुए आपके बिंबिसार। इसको आप इस तरीके से लिख लें, पहले शासक कौन देखने को मिले हमें यहाँ, बिंबिसार, ठीक है। यही आपके हर्यक वंश के संस्थापक भी माने जाएंगे, बिंबिसार, ठीक। अब इनके समय के बारे में यदि पूछा जाए तो, अब क्योंकि हम एक एक करके नहीं लिखा रहे हैं, आपको ये पूरा भर आपको याद रखेंगे। इनसे संबंधित जो भी तथ्य हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो लिखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक थे,
हर्यक वंश के संस्थापक हैं। यह हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक थे। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, इनके बारे में यह जैन साहित्य में इनको श्रेणिक कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है, और मत्स्य पुराण में इनको क्षत्रिय जस कहा गया। तो उनको भी लिखेंगे आप। इनके कौन कौन पूछा जाता है कि इस कौन है ये आदमी, तो लिखेंगे जैन साहित्य में इन्हें क्या कहा गया, इसको लिख लेंगे आप। इन्हें कहा गया श्रेणिक। ठीक, जैन साहित्य में इनका क्या नाम मिलता है, श्रेणिक कहा गया है, कहा गया है। ठीक, बाकी सेंटेंस आप मिला लें। दूसरा, मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है, तो लिखेंगे मत्स्य पुराण में वो इन्हें क्या कहा गया है, तो मत्स्य पुराण में इनको क्षेत्रोजस कहा गया है। क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस कहा गया है। ठीक, तो ये दो नाम आप ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहा गया है। इसके बाद इन्हें राजधानी कहाँ बनाई वो लिखेंगे। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी शुरुआत या प्रारंभिक राजधानी हम आपको 50 बार जो है गिरिब्रज या राजगृह में बनाई, जिसकी कुशाग्रपुर से पहचान हुई है। तो लिखेंगे, या थोड़ा इसको पेन बदल लें तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे देखने में। राजधानी, यानी बिंबिसार ने राजधानी कहाँ बनाई, या मगध की पहली राजधानी कौन थी। तो राजधानी देखा जाए तो आपकी कौन सी थी, राजगृह। ठीक है, इसको ही क्या बोले जाते थे अपन, गिरिब्रज। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे हुई है, तो इसकी पहचान कुशाग्रपुर के नाम से पहचान हुई है, और बाकी हम बता ही चुके 5 पहाड़ियों के मध्य में है। ठीक है, तो राजधानी भी क्लियर हो गई। इसके बाद इसने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए 3 नीतियां बनाई। तो अगला फैक्ट लिखेंगे है, इसने अपने, इसको हम चलो लिख देते हैं, इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियां बनाई। ठीक, अब वो 3 नीतियां कौन कौन सी हैं उसको हम अभी ऊपर लिखते हैं। पहली आपको ध्यान रखेंगे, इन्होंने और जो 3 नीतियां बनाई, इनके साथ सुनिधि और आपके दीर्घ चारण थे, और जो नीतियां बनाई वो पहली आपको वैवाहिक नीति है। तो हम नीतियां को अब ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नीचे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लें आप 3 नीतियां जो हम पढ़ाने वाले हैं, और बनाने के लिए भी देखा जाए तो दीर्घ चारक या दीर्घ चारण और सुनिधि। ये कौन है, कूटनीतिकार हैं दोनों। चाहो तो यहां लिख लो आप, कूटनीतिकार हैं ये। ठीक है, अभी आपको जो वत्सकार है वो आपको इनके पुत्र अजातशत्रु के समय देखने को मिलेंगे। तो पहली नीति कौन सी बनाई इन्होंने, तो पहली नीति हम देखते हैं, वैवाहिक नीति बनाई। वैवाहिक, देखो ये भी जरूरी है। वैवाहिक नीतियां जो है आप ध्यान रखेंगे कि ये भी साम्राज्य विस्तार में क्या महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो वैवाहिक नीति इन्होंने प्रमुख तो काफ़ी शादियां की हैं, पर हम तो प्रमुख 3 शादियों के बारे में या 3 विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। जिससे आप हम पहला देखते हैं, पहले इन्होंने की है प्रथम विवाह, जिसको हम कहा जाए, इसको प्रथम विवाह ही लिख लो आप। प्रथम विवाह कहाँ किया इन्होंने। ठीक है, तो प्रथम विवाह के रूप में लिच्छवी गणराज्य को आप जानते हैं, तो वहाँ के शासक चेटक हैं जिनकी पुत्री का नाम है क्या, चेलना, उनसे इन्होंने विवाह किया है। तो लिखेंगे लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना, कई जगह छेलना भी लिखा है तो आप उसको देख लेना। चेलना, पुत्री चेलना का विवाह
पुत्री चेलना का विवाह कर, पुत्री चेलना का विवाह कर उत्तरी सीमा, क्योंकि आपको पता है गणराज्य ऊपर है नेपाल के तराई क्षेत्रों में, तो उत्तरी सीमा सुरक्षित की, उत्तरी सीमा सुरक्षित की। पहला फायदा हुआ, पहली शादी भी कहाँ हुई, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना, उसको छेलना भी कई जगह लिखा होता है तो आप उसको ध्यान रखेंगे। लिखेंगे द्वितीय विवाह, द्वितीय विवाह इन्होंने कहाँ किया, तो आपको याद हो कौशल नरेश थे उस समय। कौन उस समय कौशल नरेश थे? प्रसन्नजीत, या कौशल नरेश थे कंस। उनके एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम प्रसन्नजीत था और पुत्री का नाम क्या था? महाकौशला। तो कंस की पुत्री महाकौशला का विवाह किया, या आप चाहो लिख लो प्रसन्नजीत की पुत्री बहन महाकौशला का विवाह इनसे किया, जिससे ने काशी क्या मिला? दहेज के रूप में मिला था। और काशी दहेज के रूप में मिलने से ने 1 लाख राजस्व की आय भी प्राप्त हुई थी। तो लिख लेंगे आप, चाहे कंस लिख लो चाहे कौशल नरेश लिख लो, आप लिखेंगे कौशल नरेश। इनके बारे में हम पूरा डिटेल आपको महाजनपद काल में पढ़ाकर बैठे हुए हैं। तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन, बहन है बिल्कुल ध्यान रखना, बहन नाम लिखेंगे हम महाकौशला, महाकौशला का विवाह, महाकौशला का विवाह कर, इन्हें क्या मिला? कर, कर नीचे तीर बना लेंगे, काशी। उस समय काशी प्रारंभिक रूप में महाजनपदों में काशी महाजनपद भी क्या था? आपका शक्तिशाली था। काशी दहेज के रूप में मिला, और काशी दहेज के रूप में मिला, जिससे इनको 1 लाख राजस्व की प्राप्ति होने लगी हर साल। अब हम यहाँ तीसरा विवाह भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा विवाह ये पंजाब में पड़ता है, मदों के यहाँ, तो लिखेंगे मध्य देश, मध्य देश बोलते हैं उसको, है ना। और कहाँ पड़ता है तो आप समझ लो कुरू, या कुरू के समीप, कुरू मतलब दिल्ली हरियाणा के ऊपर ही समीप, मध्य देश के शासक की पुत्री या मध्य देश की राजकुमारी, राजकुमारी क्षेमा का विवाह कर मदों की शक्ति का, या मदों से क्या कह सकते हैं उसको? मदों का सहयोग प्राप्त हुआ, मदों का सहयोग प्राप्त हुआ। तो आपने क्या देखा? ये वैवाहिक नीति है जो धीरचरण और आपके सुनिधि द्वारा बनाई जा रही है, और इससे साम्राज्य विस्तार में क्या देखने को मिल रही है? आपको साम्राज्य विस्तार में इनकी क्या मदद देखने को मिल रही है। अब ये तो हो गई विवाह नीति। अब हम देखते हैं मित्र नीति। तो मित्र में हमने आपको क्या बताया है? 3 नीतियों में हमने वैवाहिक नीति देख ली है। आपने देखा है अवंती के शासक चंड प्रगोद को पीलिया या पंडुरंग नाम का रोग हो जाता है, जो उनका कोई भी वैद्य सही नहीं कर पाता है। तब ये आपके बिंबिसार अपने राज वैद्य जीवक को वहाँ पहुँचाते हैं और उनको ठीक कर देते हैं। जीवक के बारे में बताया है कि ये गणिका का पुत्र है, ठीक है। वो आप देखेंगे वीडियो तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बार बार रिवीजन करने में समय भी बर्बाद होता है, जितना आवश्यक है उतना हम यहाँ दूसरा नीति देखेंगे। इनकी कौन सी नीति? मित्र नीति। मित्र नीति में पहला काम क्या किया इन्होंने? अवंती के शासक, क्योंकि अवंती बहुत शक्तिशाली था, उस समय जीत ही सकते थे, तो उससे भी क्या करना है? मित्र बस संबंध रखना है, क्योंकि हम किसी और पर हमला करें तो आप क्या रहे? न्यूट्रल रहे, सहयोग करें। तो लिखेंगे अवंती के शासक, अवंती के शासक चंड प्रगोद को पीलिया, पीलिया लिख लें क्योंकि आप पंडुरंग नहीं जानते होंगे, बाकी हम यहाँ पांडु रोग लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं हम यहाँ? पांडु नामक, पांडव नामक बीमारी को ठीक करने के लिए, यहाँ लिखेंगे आप, बिंबिसार ने अपना
राजवैद, अपना राजवैद प्रश्न बनता है कौन है, जीवक को भेजा था और वो ठीक भी हो गए। इससे क्या हो गई, दोस्ती हो गई। तो ये मित्रवत नीति हो गई। एक और आप मित्रवत देखेंगे, गंधार शासक थे पुष्प सारण, जिन्होंने चंड प्रबोध को भी हराया था, जबकि अवंती खुद इतना शक्तिशाली है, तो ये चिंता का विषय था। तो उन्होंने गंधार शासक पुष्प सारण के यहाँ ही दूध मंडल भी भेजा, मतलब उससे भी इन्होंने क्या रखी, दोस्ती रखी है कि जब वो अवंती के शासक को हरा सकता है तो कभी हमें भी क्या कर सकता है, वो पराजित कर सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे गंधार शासक, ये सब हमने वहां डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप देखें वीडियो को। गंधार शासक पुष्कर सारण, पुष्प कारण, या क्या है उसका नाम, पुष्कर सारण है, सॉरी, पुष्कर सारण के यहां एक दूत मंडल भेजा था। ठीक, तो ये हो गई इनकी मित्र नीति। आक्रमक नीति के अंदर उन्होंने अंग को क्या किया था, उस पर हमला कर कर अंग को अपने में मिला लिया था। मिलाने की वजह वहाँ हाथियों की संख्या अंग में ज़्यादा थी, तो ये उसके फायदे भी हो गए और साम्राज्य भी अपने को क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। तो लिखेंगे अंग शासक बृहदत्त को या बृहदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। तो अब लिखेंगे तीसरी नीति क्या है, आक्रमक युद्ध नीति। मतलब सब प्रकार से कर रहे हैं, या तो शादी हो जाए या फिर मित्र हो जाए, नहीं तो फिर आक्रमक युद्ध नीति तो है ही। यानी कुल मिला के मगध में महत्वाकांक्षी शासकों का निरंतरता रहना, ये बहुत बड़ा कारण होता है मगध के उत्कर्ष में। तीसरा क्या लिखने वाले हैं हम, आक्रमक युद्ध नीति। और इस आक्रमक युद्ध नीति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, अंग को अपना पहला शिकार बनाया। तो अंग के शासक को, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध में मिलाया। ठीक है, ये हो गया क्या, आपका नीतियां हो गई इनकी। अब हम देखेंगे बिंबिसार के बारे में कुछ और फैक्ट्स। तो यहाँ एक देखेंगे कि यह बौद्ध और जैन धर्म दोनों का पोषक था, यानी दोनों का सपोर्टर था। तो लिखेंगे जैन और बौद्ध धर्म दोनों का पोषक था। और एक पॉइंट और लिखेंगे कि बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, जिस वजह से अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। अभी हम बिंबिसारी को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहले ही थे, तो इनके बारे में कुछ फैक्ट और लिख लें। यह है बौद्ध और जैन धर्म के, या बुद्ध और जैन धर्म के दोनों के पोषक थे। सीधा सा लिख लो आप, दोनों के पोषक थे, यानी दोनों की मदद करते थे। एक बात, इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता था, इसको कुणिक कहा जाता था, कहा गया। ठीक है, कुणिक कहा गया। क्लियर, ये हो गया बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के बारे में जो अगला उनका पुत्र आता है, जिसका नाम होता है अजातशत्रु। ये अजातशत्रु के समय ही मगध अपने शक्ति के चरमोत्कर्ष काल में था। तो इसको भी हम यहाँ देखेंगे, अजातशत्रु को, यानी हम हर्यक वंश को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एक मिनट के बाद
इसके बाद जो अगली क्लास हम करें, क्योंकि अभी और हमें 20-25 मिनट पढ़ाना है और क्लास लंबी हो सकती है, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं तक बनाते हैं। मगध के उत्कर्ष को हम 2 पार्ट में कर देंगे। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट को हम क्योंकि और आराम से उसको डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरा पार्ट इसको लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।